तो ज्ञान संचय केंद्र में मैं रितेश ओझा आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए आज विश्व में हुए एक ऐसी घटना के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे, जो दो मित्र देशों के बीच हुआ था। और ये मित्र देश थे यूएसएसआर और यूएसए। और इन दोनों के बीच हुए इस घटना का जो नाम था, वो नाम विश्व में पड़ा था शीत युद्ध। दोस्तों, युद्ध नाम से ही मन में ये कल्पना उठ जाता है कि युद्ध मतलब गोला बारूद, तो बड़ी बड़ी गोले चले होंगे, परंतु ऐसा नहीं था दोस्तों। इन दोनों के बीच ये जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध का नाम था शीत युद्ध। तो आखिर क्या ऐसी स्थिति आन पड़ी जब ये दो मित्र देश एक दूसरे के शत्रु बन गए? इसके पीछे कुछ तो जरूर कारण रहा होगा। तो दोस्तों, आज हम इन सारे कारणों के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इसका नाम शीत युद्ध क्यों रखा गया और आखिर किसने इसका नाम शीत युद्ध दिया। शीत युद्ध का अर्थ होता क्या है? तो दोस्तों, शीत युद्ध का अर्थ होता है एक ऐसा युद्ध जो दो देशों के बीच कटुतापूर्ण संबंध हो और हमेशा एक दूसरे को शंका के नज़र से देखे, हमेशा एक दूसरे की बुराई करते रहे और हमेशा एक दूसरे का नीचा दिखाने में लगे रहे। अर्थात यह जो युद्ध होता है, यह मुंह से ही होता है, लेखक के माध्यम से होता है, पत्र के माध्यम से होता है, समाचार पत्र पत्रिका के माध्यम से होता है। यह युद्ध कोई गोला बारूद से नहीं होता है। तो ऐसे युद्ध को ही कहते हैं हम लोग शीत युद्ध। तो दोस्तों, ये शीत युद्ध सबसे पहले नाम किसने दिया? तो शीत युद्ध नाम सबसे पहले 1947 में अमेरिका के ही एक लेखक थे, जिन लेखक का नाम था वाल्टर लिपमैन। इन्होंने यूएसएसआर और यूएसए के संबंध को लेकर के एक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक का नाम था कोल्ड वार, द कोल्ड वार। और यहीं से इस दोनों उस समय के अमेरिका और यूएसएस के बीच के ये जो द्वंद्वात्मक संबंध था, उस संबंध का नाम दिया गया द कोल्ड वार। यानी इन दोनों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध नहीं रहा। आखिर क्या ऐसी स्थिति आन पड़ी जबकि सेकेंड वर्ल्ड वार में तो ये दोनों दो देश एक साथ मिलकर के युद्ध लड़े थे धुरी राष्ट्रों के खिलाफ। मित्र राष्ट्र के अंतर्गत जो थे यूएसएसआर, यूएसए, इंग्लैंड, ये सभी तो मित्र थे। तो फिर सेकेंड वर्ल्ड वार के अंत होते होते आखिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी जो इन दोनों के बीच में इस तरह का कटुतापूर्ण संबंध पैदा कर दिया? तो इसके बारे में जानने के लिए, इस शीत युद्ध के कारणों के बारे में जानने के लिए हमें उस समय के इतिहास यानी उस समय के घटना के बारे में जानना होगा कि आखिर कौन सी स्थिति पैदा हुई थी, क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई थी जिस कारण से ये जो दोनों दोस्त थे वो एक दूसरे के दुश्मन के रूप में परिवर्तित हो गए। तो आइए दोस्तों, उसी कारणों का, उसी शीत युद्ध के आधार का हम अब चर्चा करेंगे। दोस्तों, शीत युद्ध के कारणों का जब हम चर्चा करते हैं तो अनेक राजनीतिज्ञ, अनेक इतिहासकार जो हैं, उनका अलग अलग मत है। कुछ राजनीतिज्ञ ऐसे हैं, कुछ विचारक ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि जो रसिया का नीति था, जो यूएसएसआर का नीति था, वो इस शीत युद्ध का जन्म का कारण था। जबकि कुछ विचारक ऐसे थे जिनका मानना था कि ये कुछ पश्चिमी देशों की जो नीति थी, उनकी जो सोच थी यूएसएसआर के प्रति, वो शीत युद्ध के जन्म का कारण थे। तो जो रसिया को
दोषी मानते थे, जो यूएसएसआर की नीति को दोषी मानते थे, उन विचारकों को हम पारंपरिक विचारक के अंतर्गत रखा गया है। यानी पारंपरिक विचार वाले जो राजनीतिज्ञ थे, उनका ये मानना था कि यूएसएसआर की जो नीति थी, यूएसएसआर की नीति क्या थी, तो यूएसएसआर की नीति सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक तरह से कहें तो विस्तारवादी नीति हो गई थी। अर्थात जिस कारण से सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, फिर वही नीति जो था यूएसएसआर के अंतर्गत आ गया था। उसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और दूसरे विचारक जो पश्चिमी देशों, खास करके यूएसए की नीति को इस शीत युद्ध की उत्पत्ति का कारण मानते हैं, उनको परिवर्तनवादी विचारक कहते हैं। और ये परिवर्तनवादी विचारक जो थे, वो मानते थे कि जिस तरह से यूएसए का जो सोच था, यूएसए सेकेंड वर्ल्ड वार के खत्म होने के साथ ही यूएसएसआर को एक तरह से संदेह की नज़र से देखने लगा। और ये संदेह की नज़र से देखने के पीछे कारण था यूएसएसआर की विस्तारवादी नीति। यानी यूएस सेकेंड वर्ल्ड वार में जो धुरी राष्ट्र, यानी जो परास्त राष्ट्र थे, उनके कुछ राष्ट्रों में यूएसएसआर साम्यवादी सरकार का गठन करना चाहता था। दोस्तों, यहाँ पर एक साम्यवादी वर्ड है, जरा हम इसको भी आपको बता देते हैं डिटेल में कि ये साम्यवादी सरकार का अर्थ होता क्या है। राजतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र के बारे में तो हम लोग जानते हैं, लेकिन यह जो साम्यवादी सरकार होती है, एक तरह से कहें तो ये राजतंत्रात्मक सरकार ही होती है। इसमें आपको जो है संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होता है। अर्थात जो संपत्ति होता है, उस संपत्ति का जो मालिक होता है, वो वहाँ का सरकार होता है। प्राइवेट जो कहें, यानी पर्सनल जो संपत्ति कहें, उस पर जो मालिकाना हक होता है, वो वहाँ के सरकार का होता है। यानी साम्यवादी सरकार एक तरह से राजतंत्रात्मक सरकार का ही दूसरा रूप था। और यही यूएसए जो था, इस तरह के सरकार का आलोचक था। वो नहीं चाहता था कि कहीं भी ये साम्यवादी सरकार का गठन हो, और इसीलिए यूएसएसआर को हमेशा संदेह की नज़रों से देखता था। तो दोस्तों, ये तो था कुछ राजनीतिक कारण, यानी विचारकों के द्वारा दिया गया कारण। अब आइए हम ये शीत युद्ध की उत्पत्ति का जो मूल कारण था, जो मूल भूपृष्ठ था, उसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो मूल कारणों में हम सबसे पहले जानते हैं बोल्शेविक क्रांति के बारे में। दोस्तों, ये जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था, वो रूस के अंदर 1917 ईस्वी में हुआ था। अब ये बोल्शेविक क्रांति क्या है, इसको भी हम डिटेल में समझ लेते हैं। बोल्शेविक क्रांति जो है, वो रसिया में जार तंत्र के खिलाफ हुआ था। जार जो है, वो रसिया में राजा को कहा जाता है। यानी जार तंत्र के खिलाफ, राजतंत्र के खिलाफ रसिया के अंतर्गत जो विद्रोह हुआ था, वो 1917 में हुआ था। और इसी विद्रोह को दबाने के लिए जो पश्चिमी देश थे, उन्होंने जार का सहयोग किया था। जैसे इंग्लैंड थे, फ्रांस थे, इन सभी, यूएसए थे, जापान थे, इन देशों ने जार का सहयोग किया था। परंतु इनके सहयोग के बावजूद भी ये बोल्शेविक क्रांति सफल हुआ था, और वहाँ पर जार तंत्र के जगह पर साम्यवादी सरकार का गठन 1917 ईस्वी में हुआ था। तो जब ये सभी देश उस समय जार का सहयोग किए थे, तभी से साम्यवादी रूस के साम्यवादी सरकार के अंदर इन पश्चिमी देशों के प्रति घृणा का भाव था। वो हमेशा इनको अपने शत्रु के नज़र से देखते थे। ये एक मूल कारण था
ये युद्ध की उत्पत्ति का। अब आते हैं हम दूसरे कारण में जरा देखते हैं। तो दूसरा जो कारण था वह हिटलर के प्रति तुष्टीकरण की नीति। दोस्तों, यह जो पश्चिमी देश थे, हिटलर का जब प्रभाव जर्मनी में बढ़ रहा था, यानी हिटलर ने जब पूरे जर्मनी पर अपना अधिकार कर लिया, पूरे जर्मनी का शासन करने लगा, तो जो पश्चिमी देश थे वो हिटलर के विस्तारवादी नीति के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई। यानी हिटलर जो अपना विस्तार कर रहा था राज्य का, उसको विस्तार करने दिए ये लोग, ये सभी पश्चिमी देश। क्यों? क्योंकि ये इन देशों का मानना था कि हिटलर का जो नीति है ये साम्यवादी सरकार की नीति से अच्छा है। मतलब ये लोग हिटलर से ज़्यादा शत्रु, इन सभी देशों ने हिटलर से ज़्यादा शत्रु ये रूस के ये साम्यवादी सरकार को माना। आइए अब हम तीसरे कारण के ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों, जो तीसरा कारण था वो द्वितीय मोर्चे का प्रश्न को लेकर के संदेह उठा था। जो रसिया के अंदर ये जो संदेह था, ये शीत युद्ध की उत्पत्ति का बहुत बड़ा कारण था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ क्या कि जर्मनी पूरे ताकत के साथ रसिया पर आक्रमण कर दिया और रसिया में भारी उत्पात मचाने लगा, भारी तबाही मचाने लगा। जर्मनी रसिया पे भारी पड़ने लगा। लगभग रसिया के 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और भारी जान माल की क्षति हुई। रसिया स्टालिन बार बार अमेरिका और ब्रिटेन से अनुरोध करते रहे कि जर्मनी के खिलाफ दूसरे मोर्चे पर युद्ध खोला जाए, जिससे रसिया के ऊपर जर्मनी का दबाव कम पड़ेगा, प्रभाव कम पड़ेगा। परंतु अमेरिका और ब्रिटेन स्टालिन के इस प्रस्ताव का, इस अनुरोध पर टाल मटोल करते रहे। इसी समय स्टालिन के मन में ये भावना उत्पन्न हो गया कि ये जो अमेरिका और इंग्लैंड ये मित्र राष्ट्र यानी मित्र ग्रुप में रहते हुए भी हमारे प्रति ये लोग संदेह की भावना, घृणा की भावना से देखते हैं। और तभी से जो है वो समझ गए कि ये जो अमेरिका और इंग्लैंड जो है ये हमारे मित्र कभी नहीं हो सकते हैं। आइए अगले कारण पे चलते हैं। तो अगला कारण है नेतृत्व परिवर्तन। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय तक तो किसी भी तरह अमेरिका और इंग्लैंड के साथ रसिया का संबंध अच्छा था। जो अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, वो बार बार रसिया के राष्ट्रपति स्टालिन के अनुरोध को मानते थे। जो उनकी मांगें होती थी उन मांगों को पूरा करते थे। जो ब्रिटेन के उस समय के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, वो चुनाव में हार जाते हैं और हारने के बाद क्लेमेंट एटली जो है वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं। इसी क्रम में रूजवेल्ट की भी 1945 में मृत्यु हो जाती है और इन दोनों के हटने के बाद जो रसिया के संबंध इन दोनों देशों के साथ उस तरह का नहीं हो पाता था जो उसके पहले था। और इन कारणों से जो था रसिया का इन देशों के साथ संबंध धीरे धीरे बिगड़ते गया। और इसी क्रम में जब अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन बनते हैं तो अमेरिका के जो विदेश विभाग में उस समय रसिया में थे वह थे जॉर्ज एफ कैनान। जॉर्ज एफ कैनान से जब ये हैरी ट्रूमैन बात करते हैं तो जॉर्ज एफ कैनान उनको कहते हैं कि रूस के किसी भी मंत्री के बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह जो यहाँ के जो मंत्री हैं ये
प्योर मार्क्सवादी विचार के हैं, इनके बातों पर जो है विश्वास नहीं किया जा सकता है। और इन्हीं सभी कारणों से 1945 के बाद, यानी ये कहे कि सत्ता परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन के बाद रसिया का जो संबंध है इन देशों के साथ विच्छेद होते जाता है, कटुतापूर्ण होते जाता है। अगला जो कारण है 5 नंबर है, वह है रूस की विस्तारवादी नीति। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वार में जैसे ही अब ये वर्ल्ड वार खत्म होने वाला था, तो खत्म होने के साथ साथ जब ये एहसास होने लगा कि अब धुरी राष्ट्र जो है इस युद्ध को हार गया है, यानी मित्र राष्ट्र इस युद्ध को जीत गए हैं, तो वो जो कुत्ते जब किसी शिकार को करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, खाने के लिए जो 4-5 कुत्ते एक जगह रहते हैं तो उस शिकार पे झपट पड़ते हैं, वो इधर नोचता है, कोई उधर नोचता है। तो कुछ इसी तरह का स्थिति जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हो गया। जो धुरी राष्ट्र के जो परास्त हुए देश थे, उन सभी को जो है बांटने के लिए ये मित्र राष्ट्र आपस में झगड़ने लगे। सब जो है ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने के लिए युद्ध के हर्जाने के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वसूल करने के लालायित हो गए, और इसमें रसिया कुछ ज़्यादा ही चढ़ बढ़ के आगे होने लगा। वो उन हारे हुए देशों को या तो अपने कब्जे में करने की चेष्टा करने लगा, या वहाँ पर उन जगहों पर साम्यवादी सरकार की स्थापना करने की चेष्टा करने लगा, जिससे जो यूएसए और ब्रिटेन के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो लोग सशंकित हो गए कि यह जो रसिया है ये साम्यवादी सरकार का विस्तार करना चाहता है, अपने प्रभुत्व का विस्तार करना चाहता है। नेक्स्ट कारणों में देखते हैं, 6 नंबर जो कारण है वह है याल्टा सम्मेलन। दोस्तों, 1945 में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल और जो रसिया के राष्ट्रपति थे स्टालिन, इनके बीच में 4 से 11 फरवरी 1945 तक याल्टा नामक जगह में ये एक सम्मेलन होता है। और याल्टा सम्मेलन में ये लोग कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं कि युद्ध की समाप्ति के बाद कैसे क्या किया जाएगा। और इसी क्रम में जो है याल्टा सम्मेलन में जो निर्णय लिया गया था, वो निर्णय ये था कि जो पोलैंड है उस पोलैंड पर जो है युद्ध के समाप्ति के 3 महीने बाद वहाँ पर चुनाव करके लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी। क्योंकि उस समय जो था पोलैंड में 2 तरह की सरकारें थी, एक लंदन विचार की सरकार थी और दूसरी जो सरकार थी लुब्निन शासन की सरकार थी। यह जो लुब्निन शासन था वो यूएसएसआर का सहयोगी था, और लंदन तो नाम से ही आपको पता चलता होगा कि ब्रिटेन के सहयोगी एक सरकार थी। परंतु हुआ क्या कि युद्ध समाप्ति के पहले ही जो स्टालिन थे वो पोलैंड में लेबनिन की जो सरकार थी वो साम्यवादी सरकार थी। उस सरकार को पूरे पोलैंड पर जो है स्थापित करने की चेष्टा करने लगे, जिससे यूएसए और ब्रिटेन जो देश थे वो स्टालिन से नाराज हो गए, और इस कारण से जो है इनके बीच में एक तरह का वैमनस्य का, शत्रुता का भाव उत्पन्न होने लगा। दोस्तों, अगले कारण में देखते हैं प्रभुत्व विस्तार। जब ये निश्चित हो गया कि धुरी राष्ट्र अब परास्त हो चुका है, तो जो मित्र राष्ट्र के देश थे वो उन हारे हुए देशों के अधिकाधिक क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व विस्तार करने में लग गए। जो रसिया था वो पूरे जो यूरोप या कहे तो पश्चिमी यूरोप पर अपना प्रभुत्व जमाने लगा, अपना प्रभुत्व विस्तार करने में लग गया, जिसका कि विरोध यूएसए और अमेरिका
करने लगे। और और इसी विरोध के कारण जो है इन दोनों देशों के बीच एक तरह का शत्रुतापूर्ण भाव पैदा किया। अगले कारण में देखते हैं यूएनओ। चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही तुरंत जो है यूएनओ का स्थापना हुआ। यूएनओ अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसके स्थापना में रसिया का या यूँ कहें यूएसएसआर का भी उतना ही सहयोग था जितना यूएसए का था। तो यूएसएसआर को इसमें वीटो पावर मिला हुआ था और रसिया क्या करने लगा कि उन्हीं वीटो पावर का बार बार यूएनओ में विरोध करने लगा। जब भी कोई पश्चिमी राष्ट्र कोई प्रस्ताव लाते, रसिया को जरा सा भी ये एहसास होता कि ये उसके विरुद्ध है, तो वो अपने वीटो पावर का प्रयोग करके उस प्रस्ताव को निरस्त करा देता। और रसिया के यूएसएसआर के इस कृत्य के कारण जो पश्चिमी राष्ट्र थे वो उनके मन में ये भावना उत्पन्न हो गई कि यूएसएसआर यूएनओ को ही खत्म कर देना चाहता है, और इसीलिए पश्चिमी राष्ट्र जो थे यूएसएसआर से दूर होते चले गए। अगला जो कारण है 9 नंबर, उसमें देखते हैं परस्पर विरोधी प्रचार अभियान। यानी जो ये दो देश थे यूएसए और यूएसएसआर 1945 से ही, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के पहले से ही ये एक दूसरे का विरोध जो है करना शुरू कर दिए थे। और ये विरोध होता कैसे था? तो ये विरोध जो होता था वो समाचार पत्रों के माध्यम से होता था, और समाचार यूएसएसआर के समाचार पत्रों में जो है यूएसए के नीतियों का खुलेआम विरोध होने लगा। और इससे जो यूएसए के जो प्रशासन में जो राष्ट्रपति थे या उसके मंत्री थे, इवन यूएसए के जनता के मन में भी यूएसएसआर के प्रति जो है द्वेष का भावना उत्पन्न होने लगा। आइए अगले कारण में देखते हैं परमाणु रहस्य। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वार में जब अमेरिका परमाणु बम बना लिया था, तो चूंकि मित्र राष्ट्र के सदस्य होने के नाते अमेरिका का एक दायित्व बनता था कि वह रसिया को भी, यूएसएसआर को भी इसकी जानकारी दे कि वह परमाणु बम बना लिया है। परंतु उसने अपने घनिष्ठ मित्र कनाडा और इंग्लैंड को इस बात की जानकारी दी, यूएसएसआर को इस बात की जानकारी नहीं दी। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम फूट गया, तब जाकर के यूएसएसआर को पता चला कि यूएसए जो है वो परमाणु बम बना लिया है। और इस यूएसए के इस भावना के कारण, यानी उसको ये न बताने के कारण, यूएसएसआर के मन में एक संदेह पैदा हो गया कि मित्र राष्ट्र के अंतर्गत होने के बावजूद भी यूएसए ने हमसे ये सच छुपाई। और इसी द्वेष के कारण यूएसएसआर के जो कहा जाए जो राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने मन में ये ठान लिया कि हम भी परमाणु संपन्न देश बनेंगे, हम भी परमाणु बम बनाएंगे। और मात्र 4 वर्ष के अंदर ही यूएसएसआर भी एक परमाणु संपन्न देश बन गया। परंतु यूएसए के इस कृत्य के कारण, ये न बताने के कारण जो था, यूएसएसआर के मन में ये द्वेष की भावना बैठ गया कि जो है यही सब कारण है शीत युद्ध की उत्पत्ति का। तो दोस्तों, हम लोगों ने शीत युद्ध की उत्पत्ति का क्या क्या कारण था, इन कारणों को डिटेल में जाना। अब जरा ये देख लेते हैं कि इस शीत युद्ध की विशेषता क्या थी। क्योंकि इस युद्ध में गोला बारूद का प्रयोग तो हुआ नहीं था। तो क्या ये सभी जो देश थे, क्या ये आपस में एक दूसरे का सहयोगी नहीं थे? क्या ये एक दूसरे से बात नहीं करते थे? क्या राजनीतिक मसलों पर एक दूसरे से ये चर्चा नहीं करते थे?
इन सारी बातों को आइए जान लेते हैं कि क्या इस शीत युद्ध की विशेषता क्या थी, यानी ये शीत युद्ध का काल चलने के बावजूद भी उनके बीच में किस तरह का संबंध था। इन सारी चीज़ों को आइए अब हम जान लेते हैं। तो इसमें हुआ क्या कि परस्पर विरोधी गुट बनने लगे। पूरे वर्ल्ड में जो है एक तरह का विरोधी गुट बनने लगा और पूरा जो वर्ल्ड था वो दो खेमों में बट गया, यानी दो ध्रुव में बट गया पूरा वर्ल्ड। एक ध्रुव था जो यूएसएसआर का सहयोगी था और दूसरा जो ध्रुव था वो यूएसए का सहयोगी था। इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पूरा जो वर्ल्ड था वो दो हिस्सों में बट गया। कुछ ऐसे भी राष्ट्र थे जो इन गुटों में शामिल नहीं हुए, परंतु लगभग जो देश थे इन दो गुटों में शामिल हुए। और इसके लिए इन देशों ने क्या रास्ता अपनाया? सहयोग का रास्ता अपनाया। अर्थात जो देश उस गुट में शामिल होता, उसको अगर यूएसए के गुट में कोई शामिल होता तो यूएसए उनको आर्थिक मदद देता, सैनिक मदद देता, उनको उनकी सुरक्षा की गारंटी देता, और जो यूएसएसआर में शामिल होता वो जो था वो भी उसी तरह का उनको मदद देता। और इस तरह से ये पूरे विश्व में अपना गुट बनाने लगे। फिर क्या होने लगा? राजनीतिक विचार की लड़ाई होने लगी। यूएसए जो था तो वो साम्यवादी सरकार की आलोचना करता था पूरे वर्ल्ड में, और यूएसएसआर जो था वो अमेरिका की पूंजीवादी जो सोच थी उस पूंजीवादी सोच का जो है पूरे विश्व में उसकी आलोचना करता था। अगला जो टॉपिक आता है वो क्या होता है कि सामरिक शक्ति का विस्तार होता है, यानी दोनों ही जो ये देश हैं ये अपने अपने सैनिक क्षमता, परमाणु क्षमता का विस्तार करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा जो है एक तरह से इनके बीच में युद्ध का माहौल बना रहता। कभी युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन युद्ध का माहौल, तनावपूर्ण संबंध हमेशा इनके बीच बना रहता था। और इन्हीं सब कारणों से ये जो यूएसए और यूएसएसआर थे ये दोनों जो है अपनी अपनी शक्ति का विस्तार करने लगे, जिस कारण से पूरे विश्व में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जागृत होने लगी। परंतु दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका को देख करके, कल्पना करके ये दोनों ही देश कभी न कभी जो है एक झुक करके इस युद्ध के सिचुएशन को, यानी तीसरे विश्व युद्ध को टालते रहे। दोस्तों, अब आइए इस स्थिति के बाद जो था, ऐसा नहीं था कि ये दोनों आपस में बातें नहीं करते थे। ये दोनों आपसी सहमति किसी बात पे नहीं थी, ऐसा कोई बात नहीं था। दोनों ही देश थे ये राजनीतिक मसलों पर एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे से संबंध रखते थे। बस इनके बीच में जो था वो वैचारिक ही मतभेद था। दोस्तों, विश्व में कुछ ऐसी भी घटना घटी थी जो ये शीत युद्ध जो था इसमें आग में जो है घी का काम किया था। उन सारी घटनाओं के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे कि ट्रूमैन सिद्धांत क्या था, मार्शल योजना क्या था। इन सारी योजनाओं ने भी शीत युद्ध के विकास में किसी न किसी तरह से मदद किया था। तो दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। अगले वीडियो में जो है हम डिटेल में ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।